Welcome back. In this particular video, I am going to discuss the most important questions of database concept for computer science class 12 term 2 exams. And I think ये सारे questions आपको definitely आने चाहिए because I don't think इन questions के अलावा या इन questions का जो pattern है उसके अलावा कुछ और term 2 में पूछा जाने वाला है. नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ. चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो और यू फाइंड इट यूजफुल फॉर यू देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल. इससे पहले कि आज का सेशन हम स्टार्ट करें, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि यदि आपको कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस से रिलेटेड किसी भी तरह के नोट्स, क्वेश्चन पेपर, वर्कशीट्स, चैप्टर सॉल्यूशंस लाइक सुमिता अरोरा की बुक के सॉल्यूशंस या एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशंस चाहिए हो, फ्रीली आपको डाउनलोड करने हो, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in पे विजिट कर सकते हैं. तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं. वेल, एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई दिस फॉरेन कीज आर अलाउड टू हैव नल वैल्यूज, राइट? एक्सप्लेन विद द एग्जांपल. फॉरेन की में नल वैल्यूज क्यों एक्सेप्ट की जाती हैं, एग्जांपल के द्वारा इसे आप समझाएं. वेल, हम सब जानते हैं कि फॉरेन की बेसिकली दो टेबल के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए प्रयोग की जाती है. उदाहरण के तौर पे जैसे यदि आप यहाँ पे देखें, मैंने एग्जांपल भी लिया है. सपोज ये हमारा एक टेबल नंबर 1 है, ये हमारा से टेबल नंबर 2 है. इन दोनों टेबल को आपस में जब हम रिलेट करते हैं, हम जानते हैं कि दोनों में कम से कम एक फील्ड जो है वो प्राइमरी की होनी चाहिए और वो कॉमन भी होनी चाहिए. तो आप देखें यहाँ पे ये कस्टमर कोड है जो इन दोनों ही टेबल में मौजूद है. यहाँ पर इस कस्टमर कोड को हमने प्राइमरी की बनाया हुआ है. जब हम इन दोनों टेबल को आपस में कनेक्ट करते हैं तो जो प्राइमरी की वाली फील्ड या कॉमन फील्ड ऑटोमेटिकली आफ्टर रिलेशन यहाँ पे फॉरेन की कहलाती है. दूसरे तरीके से जब आप एसक्यूएल में कोडिंग करके दो टेबल को आपस में लिंक करते हैं, तो जब टेबल 2 को आप लिंक करते हैं टेबल 1 के द्वारा, तो उस समय आप कस्टमर कोड को एज ए फॉरेन की डिफाइन करते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों टेबल आपस में रिलेट हो पाते हैं. होता क्या है कि जब आप दो टेबल को आपस में रिलेट कर देते हैं, तो से फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो कस्टमर कोड 1 2 3 है, यही यहाँ पर इस्तेमाल किए जाएंगे. पहली बात तो ये, लेकिन हो सकता है कभी ऐसी सिचुएशन हो जहां पर हमें ये कंफर्म ना हो सके कि कस्टमर कोड जो 1 या 2 या 3 है उसके अलावा कोई और है, तो ऐसी सिचुएशन में नल को भी एक्सेप्ट यहाँ पे करवाया जा सकता है. हम सभी अच्छे से जानते हैं कि नल का मतलब होता है अननोन वैल्यू. हाँ, यहाँ पर एक बात जरूर है कि अगर आप यहाँ पे नल की जगह 4 को इंसर्ट करने का प्रयास करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है. नल का वास्तव में तात्पर्य होता है अननोन वैल्यू या मिसिंग वैल्यू. तो फॉरेन की में ये वैल्यू आपको अलाउड होती है. जहां तक बात है इसके आंसर के, या जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यू ऑल कैन रीड इट दैट इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स बिकॉज इन द फील्ड विद फॉरेन की एट्रीब्यूट डेटा कम फ्रॉम प्राइमरी की फील्ड इन अनदर रिलेटेड टेबल and so foreign key are allowed to have null values if it is not the part of primary key field on the related table. तो जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया वही आंसर यहाँ पर आपको ये बता रहा है. आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. अगला जो क्वेश्चन है, इट इज आस्किंग दैट डिफाइन डिग्री एंड कार्डिनैलिटी बेस्ड अपॉन गिवन टेबल विथ राइट डिग्री एंड कार्डिनैलिटी. सबसे पहले ये बोलता है कि डिग्री और कार्डिनैलिटी क्या होते हैं. वेल, ये दोनों ही टर्म दैट इज डिग्री एंड कार्डिनैलिटी एक्चुअली लिए गए हैं हमारे आरडीबीएमएस टर्मिनोलॉजी से या आरडीबीएमएस से. एंड वी ऑल नो दैट आरडीबीएमएस स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पर कि इस तरह से डिफरेंट टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं. जहां तक बात है इनके डेफिनेशन की, डिग्री का मतलब होता है कि जो किसी भी टेबल में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उन्हें हम डिग्री के नाम से जानते हैं. आरडीबीएमएस के केस में हम जानते हैं तब टेबल का मतलब हम रिलेशन की बात करते हैं, एट्रीब्यूट का मतलब हम कॉलम की बात करते हैं. इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए गिवन रिलेशन. चूंकि डिग्री एक आरडीबीएमएस का टर्म है, इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि जब आप इसे डिफाइन करें उस समय बजाय कॉलम या टेबल लिखने के एट्रीब्यूट और रिलेशन का आप इस्तेमाल करें. हालांकि आप कॉलम या टेबल का भी यहाँ पे प्रयोग करेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटने वाले हैं, इस बात की गारंटी है. बट आइडियली यू शुड राइट एट्रीब्यूट एंड रिलेशन. एंड द कार्डिनैलिटी इज ऑल अबाउट, इट रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ टपल्स इन ए गिवन रिलेशन
अर्थात किसी टेबल में उपस्थित जितनी भी टोटल नंबर ऑफ रोज होती हैं उन्हें हम कार्डिनैलिटी के नाम से जानते हैं। जहां तक बात है इस एग्जाम्पल की, क्वेश्चन में आपको बताना है इस टेबल के आधार पर इसकी डिग्री कितनी है। तो अब आपको बहुत ही आसान होगा इसे काउंट करना। जैसे टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स या कॉलम यहाँ पर हमें 4 दिख रहे हैं, तो इसकी जो डिग्री है वो हम कह सकते हैं 4 है। जहां तक कार्डिनैलिटी की बात है तो टोटल नंबर ऑफ टपल्स अर्थात टोटल नंबर ऑफ रोज, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इज एक्चुअली 5। सो द आंसर इज डिग्री 4, कार्डिनैलिटी इज 5। तो ये तो हुआ इस क्वेश्चन का आंसर, जिसके द्वारा हमने डिग्री ऑफ कार्डिनैलिटी को समझा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि which of the following is not an advantage of DBMS approach। वेल इस क्वेश्चन को देने का तात्पर्य ये है कि आपको ये समझ में आए कि DBMS का प्रयोग करते हैं तो उसके हमें फायदे क्या होते हैं। तो यहाँ पे नॉट एन एडवांटेज का मतलब ये है कि 3 एडवांटेजेस हैं, एक डिसएडवांटेज है। तो जो पहला ऑप्शन है दैट इज ऑल द डेटा इज स्टोर्ड एट वन प्लेस, देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ द सेम डेटा। हम जब DBMS की इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि DBMS के पहले हम प्रयोग करते थे फाइल सिस्टम का, और फाइल सिस्टम में बहुत से अलग अलग तरीके के फ्लॉस थे या प्रॉब्लम्स थे या डिसएडवांटेजेस थे। उनमें एक प्रॉब्लम ये थी कि डेटा जो है वो बार बार रिपीट हुआ करते थे, जिसका सॉल्यूशन हमने DBMS में खोजा। वहां पर डेटा रिपीट नहीं होते हैं, सारे डेटा एक प्लेस में भी स्टोर किए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है DBMS के लिए, ये एडवांटेज है इसका। दूसरा कहता है देयर इज अ सिंगल कॉपी ऑफ डेटा दैट इज एक्सेस्ड और अपडेटेड बाय ऑल द यूजर। तो ये बिल्कुल सही बात है कि केवल एक ही कॉपी है जो सभी यूजर्स के द्वारा एक्सेस या अपडेट की जाती है। अर्थात ये एक आपके सेंट्रलाइज्ड लोकेशन की बात कर रहा है। तो डेटा जो होते हैं हमारे DBMS में, दे कैन मैनेज एट सेंट्रलाइज्ड लोकेशन। तो ये भी इसका एक एडवांटेज ही होता है। अगला जो पॉइंट है दैट द DBA कैन प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द डेटाबेस बाय कंट्रोलिंग यूजर्स डेटाबेस एक्सेस राइट्स। तो जो आप DBMS इस्तेमाल करते हैं उसमें आपके पास ये फैसिलिटी होती है जहां पर आप सिक्योरिटी लेवल या हर एक यूजर को एक्सेस लेवल प्रोवाइड कर सकते हैं, एक्सेस राइट प्रोवाइड कर सकते हैं कि क्या वो डेटा को सिर्फ देख सकता है या डेटा को देखने के साथ डिलीट भी कर सकता है, या डेटा को डिलीट करने के साथ साथ अपडेट या समय पर नया डाटा भी इंसर्ट कर सकता है। तो इस तरह के जितने भी एक्सेस राइट या परमिशंस होते हैं वो DBMS में दिए जा सकते हैं। ये भी इसका एक एडवांटेज है। अंतिम ऑप्शन है दैट डिजाइनिंग द डेटाबेस स्पेसिफिकेशन एंड राइटिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो बिल्कुल सही बात है, DBMS में जब आप डेटाबेस मैनेज करते हैं या डेटा को मैनेज करते हैं तो इट्स नॉट ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। उसमें टाइम कंजम्पशन कम लगता है। टाइम कंजम्पशन का ज्यादा हो जो प्रॉब्लम था इट वाज इन अर्लियर डेटा हैंडलिंग सिस्टम, जैसे कि फाइल सिस्टम की बात करें। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इट इज सेइंग दैट इट इज आस्किंग दैट सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ब्रांड फ्रॉम प्रोडक्ट। ये हमारी यहाँ पर एक क्वेरी लिखी हुई है। व्हाट डज दिस गिवन क्वेरी डू? आप देखिए सेलेक्ट का मतलब होता है जो डेटा को एक्सेस करेगा। डिस्टिंक्ट जो होता है ये किसी भी टेबल में उपस्थित रिकॉर्ड्स में जो डुप्लीकेट डेटा होते हैं उनको हमारे डिस्प्ले में शामिल नहीं करता, उसकी सिर्फ एक ही कॉपी को लेगा। और ऑब्वियसली फ्रॉम प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट टेबल से। और यहाँ पे जो ब्रांड लिखा है इसका मतलब ये फील्ड का नाम है, अर्थात ये इट गिव्स ऑल दी टपल्स हैविंग डिपार्टमेंट नेम। तो ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पे डिस्टिंक्ट की बात हो रही है। अगला ऑप्शन है इट गिव्स द डिपार्टमेंट नेम एट्रीब्यूट वैल्यूज ऑफ ऑल टपल्स विदाउट रिपीटेशन। जैसे हमने बोला कि रिपीटेड वैल्यू को ये नहीं लेगा या डुप्लीकेट वैल्यू को ये डिस्प्ले नहीं करेगा। एक बार किसी वैल्यू को ले ली तो उसी की सेम कॉपी अगली बार आएगी तो वो उसको इग्नोर करेगा। तो ये जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। हालांकि हमें अगले ऑप्शंस भी देखने चाहिए, लाइक इट गिव्स ऑल द डिपार्टमेंट नेम एट्रीब्यूट ऑफ ऑल द टपल्स। सो ऑब्वियसली इट इज रॉन्ग एंड इट गिव्स ऑल द डिपार्टमेंट नेम एट्रीब्यूट। ये ऑप्शन शायद मैंने गलत लिखा है, इसे आप लिख सकते हैं ऑल ऑफ एबव। सो इसका मतलब ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इट्स अ काइंड ऑफ केस स्टडी।
that predict the output of the query A to D based on the table watch. हमारे पास एक टेबल है वॉच आईडी, वॉच नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉस्ट, डिस्काउंट दिया हुआ है. इसकी बेसिस पे जो पहला क्वेश्चन है दैट सेलेक्ट डेट ऑफ परचेज फ्रॉम वॉच वेयर डिस्काउंट बिटवीन 8 and 10. सो पहली कंडीशन है कि आपको डेट ऑफ परचेज निकालना है या उसे डिस्प्ले करना है, लेकिन जो इसका डिस्काउंटेड अमाउंट है वो 8 से 10 के बीच होना चाहिए. तो पहली बात तो ये कि 8 होगा, 10 होगा, पहला 10 भी होगा, 5 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा और ये 5 भी नहीं होगा. सो 10, 8 और 10 यहाँ पे बोल रहे हैं, लेकिन ये बोलता है कि जो उनकी कॉस्ट है वो 3000 से कम भी हो सकती है और बीच में जो है और लगाया हुआ है, अर्थात 8 से 10 के बीच या कॉस्ट 3000 से कम. तो ये तो तीनों हो गई 10, 8 और 10, साथ में या लगा दिया 3000 से कम. अगर आप देखें तो जो अंतिम ऑप्शन है ये 3000 के कम या उसके बराबर है. तो इसका मतलब इसमें 4 रिकॉर्ड आएंगे, दैट इज W002, सॉरी सबसे पहले तो W001, देन W002 एंड उसके बाद में W004 एंड देन W006. सो दिस इज हाउ वी ऑल कैन गेट द आंसर. हालांकि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये आंसर्स आएंगे, आप एसक्यूएल में जाके इसे एग्जीक्यूट करेंगे, यू विल सी कि सेम रिजल्ट आएगा. क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे तो हो सकता है उसमें आउटपुट टेबल भी बने हुए होंगे. आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. हियर इट इज आस्किंग दैट सेलेक्ट वॉच नेम कॉस्ट फ्रॉम वॉच वेयर वॉच नेम लाइक अंडरस्कोर i%. तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आप वॉच नेम दिखाओ. सो द पहली फील्ड यहाँ पे हो जाएगी दैट इज योर वॉच नेम और दूसरी यहाँ पे हो जाएगी जिसे हम कहेंगे कॉस्ट. अब ये बोलता है अंडरस्कोर i%. अंडरस्कोर का मतलब ये है कि आई के पहले कोई एक सिंगल कैरेक्टर होगा. तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये हाई वोल्टेज में आई के पहले केवल एक ही कैरेक्टर है, तो ये होगा. सो इट मीन्स दैट ये यहाँ पे वॉच नेम दिखाएगा, इट शुड बी एक्चुअली हाई टाइम और उसका जो कोरिस्पॉन्डिंग कॉस्ट है दैट इज 3400. इसी तरह से दूसरा लाइफ टाइम भी लेगा, हाई फैशन भी लेगा और सिंपलर भी लेगा. इसका मतलब यहाँ पे जो रिजल्ट होगा दिस विल बी हाई फैशन एंड व्हाट योर सिंपलर. सो दिस इज हाउ वी ऑल कैन से. और इसका जो कोरिस्पॉन्डिंग रेट है वो भी हम लिख देते हैं. सो दिस इज हाउ वी ऑल कैन डिस्प्ले द आंसर. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नाउ हियर इट इज आस्किंग दैट सेलेक्ट काउंट देन डिस्काउंट फ्रॉम वॉच. इस वॉच टेबल में काउंट फंक्शन लगाया है जिसके अंदर इसने डिस्काउंट को कंसीडर किया है. तो इसका रिजल्ट क्या होगा? वेल वी ऑल नो दैट कि जो काउंट मेथड होता है, जो भी कॉलम इसके अंतर्गत मेंशन किया जाता है, ये केवल उस कॉलम को ही सिलेक्ट करता है और उसके अंदर उपस्थित जो वैल्यूज होती हैं या टोटल नंबर ऑफ रोज होती हैं उनको ये काउंट करता है. और काउंटिंग के दौरान यदि कोई नल वैल्यू को ये कंसीडर करता है तो उसे ये काउंटिंग में शामिल नहीं करता है, उसे इग्नोर कर देता है. उस हिसाब से जब आप इसे काउंट करें तो इट विल बी 1 then 2 then 3 then 4 and 5. इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दिस विल बी योर 5. सो ये तो हुई बात इस क्वेरी की. अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगेन नाउ इट इज सेइंग दैट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वॉच वेयर डिस्काउंट इज नॉट नल एंड कॉस्ट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5000. सो कॉस्ट यदि आप देखें तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि डिस्काउंट जो है वो नॉट नल नहीं होना चाहिए. तो इसका मतलब ये वाली रो तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी. और इसके अलावा जो कॉस्ट है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5000. तो 5000 से ज्यादा अगर कोई रिकॉर्ड अगर आप देखें, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, केवल 5800 वाली है चूंकि इसने स्टार किया है. सो द रिजल्ट वुड बी लाइक. सो दिस इज हाउ यू विल get the answer or you can predict the answer or you can write the answer. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. Here it is asking that keyword that used to display structure of table is what. It is saying that कि किसी टेबल के स्ट्रक्चर को यदि आपको दिखाना है तो उसके लिए कौन से कीवर्ड का आप इस्तेमाल करते हैं. तो डिस्क्राइब इज देयर, DESC इज देयर, सेलेक्ट इज देयर. ध्यान रखें कि जो सेलेक्ट कमांड होता है वो स्ट्रक्चर को नहीं, डेटा को एक्चुअली डिस्प्ले करता है किसी भी टेबल के, इसलिए ये सेलेक्ट नहीं होगा. हाँ, डिस्क्राइब और DESC इन दोनों में से किसी भी कमांड का प्रयोग करके आप किसी भी टेबल के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर वुड बी बोथ A and B.
चलिए इसे एक बार हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सो यू कैन सी दिस इज माई MySQL क्लाइंट। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं चेक करता हूँ मेरे डेटाबेस में कौन कौन से टेबल्स हैं। सो आई हैव टेकन दिस शो टेबल्स। तो आप देखें यहाँ पे कुछ टेबल की लिस्ट आ गई। अगर आप डिस्क्राइब या क्लाइंट का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो यू कैन राइट DESC, देन यू कैन सिंपली टेक क्लाइंट एंड इसके बाद जब आप इसे रन करें तो आप नोटिस करेंगे इस पूरे टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है इस तरीके से। और आप DESC की जगह इसे डिस्क्राइब भी लिख सकते हैं। सो व्हेन यू एग्जीक्यूट यू विल सी द सेम रिजल्ट यू आर गेटिंग। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाउ हियर इट इज आस्किंग दैट I ensure every tuple is unique in relation। किसी भी टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो यूनिक होते हैं, मैं इंश्योर करता हूं इस बात को। इसके अलावा I can be applied to only one attribute in a relation। किसी टेबल के किसी एक कॉलम पे ही मुझे अप्लाई किया जा सकता है। एंड I cannot accept null values, और मैं कभी भी null वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता। Who I am। So the answer is, we all know that कि एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की हो सकती है। So the answer is definitely your primary key। और प्राइमरी की के द्वारा हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारे टेबल के सारे रिकॉर्ड्स यूनिक हैं। हम जानते हैं कि जब हम प्राइमरी की को किसी टेबल के पर्टिकुलर कॉलम में हम अप्लाई करते हैं, उस कॉलम में जो भी वैल्यूज फिर इंसर्ट की जाती हैं वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं ये यूनिकनेस को मेंशन करता है या मेंटेन करता है। और इसी तरह से एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है और ये कभी भी नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये तो बात हुई इस क्वेश्चन की। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इट इज सेइंग दैट कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर और वेरिएबल के बीच में डिफरेंस क्या है, डिग्री और कार्डिनैलिटी में, DDL और DML में क्या डिफरेंस है, प्राइमरी की और फॉरेन की में भी क्या डिफरेंस है। आइए एक एक करके इनके डिफरेंसेस को समझते हैं। सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट कैर एंड वेरकैर। वेल सबसे पहली बात तो ये कि कैर और वेरकैर SQL के एक डेटा टाइप होते हैं जिनका प्रयोग जब हम किसी टेबल को क्रिएट करते हैं, उस टेबल को क्रिएट करने के दौरान जो उसमें कॉलम्स लिए जाते हैं जिन्हें हम एट्रीब्यूट या फील्ड नेम्स के नाम से जानते हैं, फुल फील्ड नेम के साथ उसमें किस प्रकार का डेटा स्टोर होगा उसे एसोसिएट करने के लिए हम डेटा टाइप का प्रयोग करते हैं। तो कैर और वेरकैर उन दोनों में से एक है जिनका काम किसी कैरेक्टर टाइप के डेटा को स्टोर करवाना होता है। इनके बीच के अगर डिफरेंस की आप बात करें तो कैरेक्टर जो होता है या कैर एन जो होता है, इट बेसिकली यू कैन से इज फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर। अर्थात यदि आप किसी फील्ड, सपोज आपने आइटम कोड लिया और इसका जो डेटा टाइप है इसे आप कैर 4 कर देते हैं, इसका तात्पर्य ये कि इसमें जो भी डेटा स्टोर होगा वो 4 कैरेक्टर के साइज का ही होगा, अर्थात आप I004 ही लिखें। लेकिन जब आप वेरकैर की बात करते हैं तो ये वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर डेटा टाइप होता है। जैसे हमने दूसरा एक फील्ड लिया iName और इसका हमने डेटा टाइप दे दिया वेरकैर 20, अर्थात जब आप इसमें कोई भी नाम डालेंगे तो वो किसी भी लेंथ का हो सकता है, जैसे संजय मैंने डाला या दूसरी बार हमने डाला रवि। लेकिन यहाँ पे जब आप दूसरी बार डालेंगे तो इट शुड बी I003। नाउ यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये रहता है कि सपोज आपने अगली बार डाल दिया I001, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि एक कैरेक्टर तो कम है, लेकिन सिस्टम क्या करता है, ऑटोमेटिकली इस ब्लैंक स्पेस को स्पेस के द्वारा मैनेज करता है, उस स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि हमने यहाँ 4 दिया मतलब चारों बाइट का फिलअप होना जरूरी है। तो अगर आप केवल 3 कैरेक्टर डालेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके सामने वो एक ब्लैंक स्पेस प्रोवाइड कर देता है, उसको भी रिजर्व करता है, इसलिए ये फिक्स लेंथ कैरेक्टर। अगला डिफरेंस ये है कि इट कैन बी यूज्ड व्हेन यूजर वांट टू स्टोर वैल्यूज ऑफ द सेम लेंथ। अर्थात जब आपको ये पता होता है कि मेरे आइटम कोड में, जैसे मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल में आपको बताया कि मैंने आइटम कोड लिया और मुझे पता है कि इसमें जब भी मैं कोड डालूंगा वो 4 कैरेक्टर का ही होगा हमेशा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो ऐसी सिचुएशन में ही हम कैर डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। जहां तक वेरकैर है, हम जानते हैं कि जब हम आइटम नेम या इस तरह की फील्ड्स लेते हैं जहां पर किसी भी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को आप स्टोर कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है वहां वेरकैर डेटा टाइप का इस्तेमाल होता है। एंड थर्ड इज व्हाट, इट यूजेस 1 बाइट पर कैरेक्टर।
तो यहाँ पे ये फिक्स है कि अगर आपने कैर 4 किया मतलब ये 4 बाइट ही लेगा, और 4 बाइट मतलब हर एक कैरेक्टर का मैक्सिमम कैपेसिटी 1 बाइट। यदि आप वैरकैर लेते हैं, और वैरकैर में क्या होता है कि 1 बाइट 1 कैरेक्टर का तो रिजर्व होता है, प्लस 1 या 2 एक्स्ट्रा बाइट भी ये वेरिएबल लेंथ की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए भी प्रयोग करता है। जैसे आपने यहाँ पे 20 लिया, तो ये तो 20 कैरेक्टर्स का मैक्सिमम साइज हो गया, प्लस सिस्टम इसमें से 2 बाइट और दे देगा, तो ये टोटल 22 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी में। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन कैर एंड वैरकैर। अगला जो डिफरेंस हम फाइंड करेंगे दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड कार्डिनैलिटी। थोड़ी देर पहले हमने इसे डिस्कस किया था कि डिग्री का मतलब होता है किसी दिए हुए टेबल में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, और कार्डिनैलिटी का मतलब होता है किसी दिए हुए टेबल में टोटल नंबर ऑफ रोज। दूसरे डिफरेंस की यदि हम बात करें कि डिग्री ऑफ मल्टीपल टेबल्स आर ऑलवेज एडेड। मान लीजिए आपके पास एक टेबल है जिसमें 2 कॉलम है ए और बी, और दूसरा एक कॉलम है उसमें भी हमारे पास दो टेबल है जिसमें कि दो यहाँ पे कॉलम है। अब जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनकी जो डिग्री होगी ये टोटल हो जाएगी कितनी, 4। इंडिविजुअली देखें तो ये 2 थी और 2 थी, लेकिन जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये हमेशा जुड़ती हैं, ऐड होती हैं, सो 2 + 2 इट विल बी 4। कार्डिनैलिटी के केस में चूंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज की बात हो रही है, मान लीजिए टेबल ए है उसमें 5 रो है, टेबल बी है उसमें 3 रो है, तो जो टोटल नंबर ऑफ रोज जनरेट होंगी दिस विल बी 5 × 3, इट शुड बी देन 15। So this is how we can get the answer, and these are very important difference कि मल्टीपल टेबल को ज्वाइन करेंगे तो उनकी डिग्री ऐड होती है, टोटल कॉलम ऐड होते हैं, और मल्टीपल टेबल को जब आप ज्वाइन करते हैं तो उनके जो नंबर ऑफ रोज होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, अर्थात कार्डिनैलिटी मल्टीप्लाई होती है। अगला जो डिफरेंस हम फाइंड करने जा रहे हैं दैट इज बिटवीन DDL एंड DML। तो ये तो हर बार हर समय पूछा गया है और आप सभी जानते भी होंगे कि DDL का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और DML का मतलब होता है डेटा मैनेजमेंट। इसके बाद में जो DDL है वो डेटाबेस के स्ट्रक्चर या स्कीमा के साथ वर्क करता है, जबकि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज किसी भी डेटाबेस के सिर्फ डेटा के साथ काम करता है, ना कि उसके स्ट्रक्चर या स्कीमा के साथ में। और जो क्रिएट टेबल है, ऑल्टर टेबल है, ड्रॉप टेबल है, ड्रॉप डेटाबेस है, ट्रंकेट कमांड है, ये सारे DDL कमांड आपके अंतर्गत आते हैं। और इसी तरह से इंसर्ट इनटू वैल्यूज, अपडेट टेबल, डिलीट, सेलेक्ट, ऑल दीज आर बेसिकली पार्ट ऑफ दिस DML कमांड। तो इसमें मैं ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही कॉमन सा डिफरेंस है इन DDL एंड DML में। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं प्राइमरी की और फॉरेन की के बीच के डिफरेंस के बारे में। तो अभी हमने देखा भी फॉरेन की के बारे में, पहला क्वेश्चन था कि फॉरेन की जो है वो रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जबकि प्राइमरी की किसी भी टेबल के रिकॉर्ड की यूनिकनेस को इंश्योर करता है। यूनिकनेस को कैसे इंश्योर करता है, क्योंकि जब आप किसी टेबल में प्राइमरी की अप्लाई करते हैं, सपोज यहाँ पे 2 टेबल है A, B और C, हमने यहाँ पे प्राइमरी की अप्लाई किया तो A में हम डुप्लीकेट वैल्यूज कभी नहीं डाल सकते, इसलिए ये प्राइमरी की का मतलब ये हुआ कि भले बाकी सब में डुप्लीकेट होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई एक कॉलम में डुप्लीकेट नहीं है मतलब उसके सारे रिकॉर्ड क्या हो गए, यूनिक हो गए। इसलिए हमने लिखा कि ये यूनिकनेस मेंटेन करता है। और एक टेबल में आप केवल एक ही प्राइमरी की दे सकते हैं, जबकि फॉरेन की एक से ज्यादा। प्राइमरी की में भी कभी भी नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, जबकि फॉरेन की में नल वैल्यू दी जा सकती है। इसी का हमने आंसर देखा था जब हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप इसी वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके जरूर देखें। और लास्ट में कि प्राइमरी की में डुप्लीकेट वैल्यूज आप स्टोर नहीं कर सकते, जबकि फॉरेन की में डुप्लीकेट वैल्यूज को स्टोर किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। इट इज सेइंग दैट सुचिता इज क्रिएटिंग अ टेबल एम्प्लॉय with fields employee number, employee name and salary. She doesn't want the salary column to be remain unfilled. अर्थात सैलरी जो है वो चाहती है कि कभी भी ब्लैंक ना रहे। So which constant she should use at the time of creating employee table? तो not null हमारे पास एक ऐसा कांस्टेंट है, हालांकि ये चारों ही कांस्टेंट है, चारों का पर्पस अलग है। चेक वैलिडिटी चेक करता है, डिफॉल्ट और बाई डिफॉल्ट वैल्यूज के लिए होता है, प्राइमरी की यूनिकनेस के लिए होता है। और नॉट नल जो होता है वो किसी भी टेबल में आप डेटा को डालेंगे ही डालेंगे, उसके किसी भी रो को आप खाली नहीं छोड़ सकते, इसलिए नॉट नल कांस्टेंट का प्रयोग किया जाता है।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दिस विल बी नॉट नल। तो ये तो बात हुई इस क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग टेबल डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय। हमारे पास दो टेबल हैं, दिस इज माय एम्प्लॉय टेबल और ये जो दूसरा टेबल है दिस इज माय डिपार्टमेंट टेबल। इसकी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है, उनके लिए हमें एक्चुअली क्वेरी लिखनी है। तो ये बोल रहा है ए से डी तक क्वेरी और उसके बाद में आउटपुट डिस्प्ले करना है। क्वेश्चन ए जो है इसका, ये बोलता है डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर देन एम्प्लॉय नेम देन इट्स जेंडर फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एम्प्लॉय नंबर। तो पहली बात तो ये कि डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम जिस कमांड का इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड योर ऑर्डर बाय। इसके लिए जब हम क्वेरी लिखेंगे तो जाहिर सी बात है सेलेक्ट लगाएंगे, सेलेक्ट के बाद हम डालेंगे एम्प्लॉय नंबर, फिर हमने जैसा क्वेश्चन में बोलता है एम्प्लॉय नेम और इसके जेंडर को आप लेंगे। इसके बाद में टेबल का नाम हमें मेंशन करना होगा फ्रॉम लगा के, तो हम लिखते हैं फ्रॉम एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय के बाद में चूंकि यहाँ पर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है डेटा, तो हम लिखेंगे ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नंबर, उसके बाद सेमीकोलन। तो जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे यू विल सी आपका ये रिजल्ट मिल जाएगा। आइए इस क्वेरी को एक बार MySQL में रन करके देखते हैं। सो दिस इज माय MySQL। मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। इसके बाद आप देखें रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब जो क्वेरी है इसमें ये बोलता है कि आप सेलेक्ट करें एम्प्लॉय नंबर को, एम्प्लॉय नेम को और उसके साथ में उसका जेंडर, और उसे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करेंगे, इसलिए आप लिख देंगे ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नंबर। तो और हालांकि ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है तो मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए इसे DESC कर देता हूं। अब अगर आप इसे रन करके देखें तो आप देखें पूरा का पूरा जो रिकॉर्ड है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाउ हियर इट इज आस्किंग दैट count and display female employees who have joined after 1st Jan 2013. So again यहाँ पे हमें count करने की बात कर रहा है, so we will take the help of count aggregate function का, और यहाँ पे हमें count करना है female employees को। तो आप यहाँ पे किसी भी field को count करने के लिए ले सकते हैं, count employee name, and यहाँ पे हमने बोल दिया from my table employee, and इसके बाद हमारा क्राइटेरिया ये है कि वेयर जो जेंडर है इट शुड बी फीमेल एंड जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है इट शुड बी बिफोर 1st Jan, सो आफ्टर 1st Jan 2013। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा DOJ, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, बिकॉज ये आफ्टर है इसलिए ग्रेटर देन करेंगे। सो वी विल राइट लाइक 2013-01-01। इस क्वेरी को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेरी को देखते हैं। नाउ हियर इट इज सेइंग कि ये जो क्वेरी है इसका आउटपुट आपको प्रेडिक्ट करना है। इट इज सेइंग दैट सेलेक्ट काउंट स्टार कॉमा डी कोड फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डी कोड हैविंग काउंट स्टार इज ग्रेटर देन। काउंट स्टार का मतलब ये है कि ये सारी कॉलम को सेलेक्ट कर लेगा और उसके बाद उन कॉलम्स में अवेलेबल जितनी भी रोज हैं उन्हें ये क्या करेगा, काउंट करेगा। लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सारे डी कोड के हिसाब से काउंटिंग होनी चाहिए, तो डी कोड यहाँ पे लेंगे और दूसरा जो यहाँ पे फील्ड आएगा दिस विल बी माय काउंट स्टार, तो मैंने यहाँ पे ले लिया काउंट स्टार। एंड इसके बाद में यू विल सी यहाँ पर डी कोड 1 है, 3 है, 5 है, 1 2 एंड 5, सो इट विल बी 1 D01 D02 D03 एंड D05। अब इसका जो कोरेस्पॉन्डिंग है D1 जो है ये केवल 2 बार लिया गया है तो इट इज ग्रेटर देन 1, सो इट विल बी टेकन लाइक 2। देन D3 जो है वो एक ही बार है इसलिए ये यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। D5 इज अगेन 2 टाइम्स एंड इट इज ग्रेटर देन 1, so this will be D05 actually. So this is how we will get the answer of this question. आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। Here it is saying that select distinct department from DEPT. So distinct कीवर्ड लग गया, मतलब जैसा हमने थोड़ी देर पहले भी देखा कि जो डिपार्टमेंट के रोज हैं वो यूनिक रोज को यहाँ पर क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। सो आई थिंक यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेसी नहीं है, इसलिए इसका जो रिजल्ट होगा दिस विल बी लाइक सो एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
Now here it is asking that select name, then department from employee E and department D, where D.D code equal to E.D code and employee number is less than 1003. सबसे पहली बात कि जब आप ज्वाइन को प्रेजेंट करते हैं, तो जब आप टेबल को लेते हैं अपनी क्वेरी में, उसके नाम को लेते हैं, तो उसका एक आलियास नेम भी दे सकते हैं, ताकि यदि कोई सपोज दोनों टेबल में ऐसी फील्ड हो जो कॉमन है, जैसे कि ये डी कोड, मान लीजिए यहाँ पर आप डी कोड को भी डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो आप कौन से डी कोड को डिस्प्ले करना चाहते हैं, एम्प्लॉय के या डिपार्टमेंट के, ये कैसे पता चलेगा? चूंकि ये कॉमन है तो हम यहाँ पे लिख सकते थे D.D कोड, चूंकि हमने यहाँ पे एलियास डी दिया है इसलिए। अगर आप इस एलियास को यहाँ मेंशन नहीं करते तो आप सीधे इसकी जगह टेबल का नाम आपको देना पड़ता, लाइक DEPT.D कोड। तो जब कॉमन फील्ड्स होती हैं उस समय इसकी जरूरत पड़ती है, यदि कॉमन फील्ड्स नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट टेबल का नाम दे सकते हैं, पर ज्यादातर जो प्रैक्टिस की जाती है उसमें टेबल के साथ उसका आलियास नेम भी दिया जाता है। तो ये तरीका है लिखने का। सो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो डेफिनेटली ये नेम और डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे नेम आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका डिपार्टमेंट। चूंकि एम्प्लॉई नंबर 1003 से कम होना चाहिए तो ये केवल दो ही रिकॉर्ड लेगा, 1001 और 1002। तो इनके जो एम्प्लॉई नेम है जॉर्ज के और राइमा सेन, इनको ये डिस्प्ले करेगा विथ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड। तो D01 का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और D03 का मतलब मीडिया। आइए इसे एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो दिस इज माई क्वेरी, चलिए इसे रन करते हैं। इट इज शोइंग द अननोन नेम, सो मैं इसे ई नेम कर लेता हूं, मैंने ई को मिस कर दिया यहाँ पे। एंड इसके बाद जब आप इसे रन करेंगे तो आप देखिए एम्प्लॉय का नेम आ रहा है एंड उसके साथ उसका कोरेस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाउ हियर इट इज आस्किंग दैट select max from date of birth and department from employee E, department D, where D code equal to E code, and group by E.D code and group by what department। तो अब ये मैक्स फाइंड करना है डेट ऑफ बर्थ डिपार्टमेंट वाइज। तो चलिए इसे डायरेक्ट हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सो एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन आई हैव रिटन दिस क्वेरी। मैं थोड़ा और फ्रंट पे इसे ला देता हूं। अब आप इसे रन करेंगे सो यू ऑल कैन नोटिस कि ये हर एक डिपार्टमेंट का नाम के अकॉर्डिंग उसका मैक्सिमम डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। सो ये तो बात हुई हमारे इस क्वेश्चन की। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर ये बात कर रहा है कि नेम द फॉलोइंग्स। नाउ द फर्स्ट इज इट इज यूज्ड टू व्यू द लिस्ट ऑफ टेबल्स। तो लिस्ट ऑफ टेबल डिस्प्ले करने के लिए वी यूज शो टेबल कमांड। द नेक्स्ट इज सेइंग इट इन्फोर्सेस कंडीशन इन एसक्यूएल क्वेरी। तो आप देखिए जब भी आप वेयर क्लॉज इस्तेमाल करते हैं सेलेक्ट के साथ तो वो कंडीशन इन्फोर्स करने के लिए होता है। अगला जो है यहाँ पर इट इज सेइंग दैट इट इज यूज्ड टू डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। तो जब भी आप टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं क्रिएट टेबल का। देन इट इज यूज्ड टू अगले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। इट इज यूज्ड टू ऐड एन एट्रीब्यूट टू एन एग्जिस्टिंग टेबल। हम जानते हैं कि किसी भी एग्जिस्टिंग टेबल को मॉडिफाई करना हो किसी भी तरीके से तो ऑल्टर टेबल का हम इस्तेमाल करते हैं। चाहे आप मॉडिफाई करने की बात करें किसी प्रॉपर्टी को, किसी एट्रीब्यूट को डिलीट करना है तो उसके लिए यहाँ पे ड्रॉप लगाया जाता है। और अगर आपको ऐड करना है तो ऐड कीवर्ड इस ऑल्टर टेबल के साथ प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑल्टर टेबल ओनली। एंड लास्ट में ये बोलता है इट रिमूव्स ए टेबल परमानेंटली फ्रॉम ए डेटाबेस। तो किसी डेटाबेस से किसी टेबल को परमानेंटली डिलीट करना है, चूंकि ये डेटा स्ट्रक्चर इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ड्रॉप टेबल कमांड का। एक बात ध्यान रखें कि यदि आप पूछें या सोचें डिलीट के बारे में तो डिलीट जो होता है किसी डेटाबेस के सिर्फ डेटा को क्या करता है, डिलीट करता है। यहाँ पर पूरे टेबल को रिमूव करने की बात हो रही है, मतलब जहां पे आपका डेटा और आपका उस डेटा का टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो दोनों डिलीट करना है और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ड्रॉप टेबल का। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन द कमांड्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये बोलता है कि डेटाबेस का रियल लाइफ एग्जांपल दीजिए, कम से कम कोई दो। तो वैसे तो आप किसी भी एग्जांपल को ले सकते हैं, ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो डेटाबेस का प्रयोग नहीं करता है, चाहे वो
आप रेलवे की बात करें, बैंकिंग की बात करें, तो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया बैंकिंग, आप यहाँ पे रेलवे को भी ले सकते हैं, जिसमें कि ऑब्वियसली जब आप टिकट बुक करते हैं तो आपका पूरा रिकॉर्ड होता है। इसी तरह से ऑनलाइन शॉपिंग जब आप करते हैं वहां पे भी डेटाबेस का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से किसी भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब कोई भी शॉप जो है अपने स्टॉक को मैनेज करती है तो उसे हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। इसी तरह से पेरोल की जब आप बात करें, पेरोल मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड मैनेज किया जा सकता है। तो ऐसे अनगिनत ऑपरेशंस या यूजेस हो सकते हैं डेटाबेस के। अनगिनत का मतलब बहुत सारे। तो इसमें से जो भी दो आप चूज करने हैं चूज कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं और अगले क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं। अब यहां पर ये एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये बोलता है कि आपके पास दो टेबल हैं, स्टूडेंट और बुक, और इन दोनों टेबल में आप ध्यान से देखें, ये स्टूडेंट और टेबल है, तो यहाँ पर जब इनको कंबाइन किए तो कुछ इस तरह का रिजल्ट आप प्राप्त कर रहे हैं। सो ध्यान दें कि यहाँ पर 3 रिकॉर्ड है और यहाँ पे 2 रिकॉर्ड है, लेकिन आप देखें यहाँ पे IPCS बार बार 3 टाइम आया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? तो जाहिर सी बात है ये सिलेक्शन नहीं है, यूनियन नहीं है, ज्वाइन हो सकता है या कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है। तो ज्वाइन भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोज हैं वो बार बार यहाँ पे रिपीट हो रही हैं। सो इट इज व्हाट एक्चुअली कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज 3 है, मतलब इसकी जो कार्डिनैलिटी है वो 3 है और इसकी कार्डिनैलिटी जो है वो 2 है। तो जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो जो कार्डिनैलिटी होती है, या जब दो टेबल को आप कंबाइन करते हैं तो कार्डिनैलिटी आपस में मल्टीप्लाई होती है। चूंकि यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है तो ये आप देखें टोटल 6 रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है और ये सारे रिपीटेड हैं, इसलिए ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और अगर इसके आप कार्डिनैलिटी की बात करें और डिग्री की बात करें तो आप सीधे काउंट कर सकते हैं, 3 + 2 = 5, और कार्डिनैलिटी की अगर आप बात करें सो इट इज व्हाट योर 6। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कीवर्ड इज यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा बेस्ड ऑन सर्टेन पैटर्न। तो पैटर्न मैचिंग के लिए हम लाइक ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आंसर होगा लाइक। बिटवीन और रेंज, इनका जो है मल्टीपल टेक्स्ट कंपैरिजन है, बिटवीन रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए है, और एंड ऑपरेटर मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करने के लिए। इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो लाइक ऑपरेटर है। जैसे उदाहरण के लिए जब आप सेलेक्ट करते हैं, फ्रॉम लिखते हैं, तो जब आप वेयर में लिखते हैं, से फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय का नेम जो है इट शुड स्टार्ट विथ S, तो आप लिखते हैं S%, जहां पर आप लाइक ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन है कि कंसीडर द टेबल सेल्समैन and write appropriate SQL command to count number of salesmen in each city। ये सेल्समैन टेबल आपके पास दिया हुआ है, आपको एक सही कमांड लिखना है, अर्थात आपको सेल्समैन काउंट करने हैं सिटी वाइज। नाउ सिटी वाइज काउंटिंग करना है, मतलब यहां पर आप इस्तेमाल करेंगे ग्रुप बाय क्लॉज का। जाहिर सी बात है, सबसे पहले आप लेंगे सेलेक्ट। मान लीजिए आप सिटी को भी डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप सिटी ले लीजिए। इसके बाद चूंकि काउंट करना है इसलिए हम काउंट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर में हम डाल देंगे नेम को, हम अपने टेबल का नाम देंगे फ्रॉम सेल्समैन, एंड इसके बाद में यहां पर हम लिख देंगे ग्रुप बाय ऑब्वियसली माय सिटी। तो जैसे ही आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे यहां पर ये सारी सिटी को ले लेगा, एंड इसके बाद जो टोटल काउंटिंग होगी, जैसे दिल्ली में 3 है, लखनऊ में 1 है, पटना में 2 है, पटियाला में भी 2 है। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया इसलिए मैं डायरेक्ट आगे चलता हूं। नाउ हियर इट इज सेइंग दैट चमन वांट टू चेंज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ डिस्काउंट इन द कस्टमर टेबल फ्रॉम 10 to 15। राइट मोस्ट एप्रोप्रिएट कमांड टू डू द सेम। चमन है, ऑलरेडी एक टेबल बना हुआ है कस्टमर, उसमें डिस्काउंट ऑलरेडी है, अब वो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू को मॉडिफाई करना चाहता है। तो मॉडिफाई जहां पे भी आया टेबल का डिजाइन, मतलब आप ले लेंगे ऑल्टर टेबल। इसके बाद हमारे चूंकि टेबल का नाम कस्टमर है इसलिए हम लिखेंगे कस्टमर। चूंकि मॉडिफाई करने की बात हो रही है इसलिए आप मॉडिफाई कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, और चूंकि हमें डिस्काउंट फील्ड
के डिफॉल्ट वैल्यू को मॉडिफाई करना है, इसलिए आप लिखेंगे डिस्काउंट। इसका सपोज डेटा टाइप जो भी होगा वो हालांकि मेंशन नहीं है, इट शुड बी मेंशन, बट हम ये एज्यूम करते हैं कि ये इंटीजर है या फ्लोट हो सकता है। आप दोनों ले सकते हैं, चूंकि मेंशन नहीं है इसलिए डेटा टाइप आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर कॉमन सेंस लगाएंगे कि डिस्काउंट चूंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है इसलिए इंट फ्लोट में से जो आप लेना चाहें। इसके बाद आप लिख देंगे डिफॉल्ट और इसके ब्रैकेट में जाके आप जो 15 है, 10 को 15 करना है इसलिए 15 लिखेंगे। सेमीकोलन लगा के इस पूरे कोड को आप एग्जीक्यूट कर दीजिए। आप देखिए रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। दिस इज हाउ वी ऑल कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। नाउ हियर इट इज आस्किंग कंसीडर द टेबल ऑथर एंड बुक एंड आंसर द फॉलोइंग। सो अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज सबसे पहले ये बोल रहा है कि आप इस टेबल में, कौन से टेबल में, चूंकि यहां मेंशन नहीं है इसलिए मैं से फॉर एग्जांपल मैं इसे ऑथर ले लेता हूं कि ऑथर टेबल में हमें कैंडिडेट की फाइंड आउट करना है। कैंडिडेट की फाइंड आउट करने का मतलब ये कि जो प्राइमरी की के उम्मीदवार हों। अब प्राइमरी की कैसे हम डिसाइड करते हैं, जिसमें यूनिकनेस के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो जैसे ये ऑथर नंबर है, जैसे ये पिन कोड है और मोबाइल नंबर, ये तीनों मेरे हिसाब से डुप्लीकेसी इसमें कम होगी, जबकि ऑथर नेम और सिटी रिपीटेड हो सकते हैं। तो जो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है इसमें हम आंसर लिखेंगे कि जो कैंडिडेट की हैं दीज आर ऑथर नंबर, पिन एंड व्हाट योर मोबाइल। तो आप हमेशा ध्यान देंगे कि जब भी आप कैंडिडेट की डिसाइड करते हैं तो आप प्राइमरी की के पॉइंट्स को दिमाग में रखिए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को दिमाग में रखिए। नॉट नल नहीं होता है, नल एक्सेप्ट नहीं होता है, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आ सकती है। ये दो मेन पॉइंट है पहला क्वेश्चन के बाद। दूसरा जो क्वेश्चन है विच फील्ड शुड बी मेड द प्राइमरी की। तो अब हमारे पास ये तीन फील्ड है, तीनों में अगर आप कंपेयर करें तो ऑथर्स सेम होंगे तो हो सकता है एक ही घर के दो ऑथर हों तो उनका मोबाइल नंबर सेम हो, या पिन कोड एक ही सिटी के हैं तो सेम हो सकता है। इसलिए चांस जो आते हैं सबसे ज्यादा प्राइमरी की के वो होते हैं हमारे ऑथर नंबर के। सो बी का आंसर होगा ऑथर नंबर। जस्टिफिकेशन मैंने आपको दिया because it has least priority of having duplicate values. So this is what the answer of B. The next is saying that which field will be considered as the foreign key if the table author and books are related. पहली बात तो ये कि जब आप दो टेबल जोड़ते हैं तो दोनों में एक फील्ड कॉमन होनी चाहिए। तो आप देखें यहाँ पे ऑथर नंबर कॉमन है। अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया कि ऑथर नंबर यहाँ पे प्राइमरी की होगी या होनी चाहिए। तो अगर आप प्राइमरी की एज्यूम करेंगे तो ये यहाँ पर फॉरेन की का काम करेगी जब इन दोनों टेबल को रिलेट करेंगे। तो अगेन आंसर वुड बी योर ऑथर नंबर। तो ये तो बात हुई इन सारे क्वेश्चंस की। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन को। हियर इट इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग केस नल वैल्यू कैन नॉट बी असाइन टू द कॉलम रोल नंबर। नल वैल्यूज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। ऑप्शन 1 इज सेइंग रोल नंबर इज 0, सेकेंड रोल नंबर इज नॉट नोन, थर्ड रोल नंबर इज नॉट अवेलेबल, फोर्थ इज रोल नंबर इज नॉट एप्लीकेबल। तो वेल नल वैल्यू का मतलब होता है जो अननोन होती है, अनअवेलेबल होती है या एप्लीकेबल नहीं होती है। करेक्ट आंसर होगा रोल नंबर इज 0 क्योंकि 0 itself is a value. It's not, you cannot compare null with 0. So the correct answer is option A. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। It is asking that write a query to display the difference of highest and lowest salary of each department having maximum salary greater than 5,000 from employee table with the field employee number, name, department and salary. आपके पास employee table है, चार फील्ड आपको यहाँ पे दी हुई है, एम्प्लॉई नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी। ये बोलता है कि भाई हाईएस्ट जो सैलरी है तो मैं लिखूंगा हाईएस्ट के लिए मैक्स की सैलरी और मिनिमम जो सैलरी है तो उसके लिए आप डालेंगे मिनिमम सैलरी। और चूंकि दोनों के डिफरेंस की बात आ रही है तो माइनस लगा देंगे। तो ये तो हो गया हमारा डिफरेंस फाइंड करना। इसके पहले आप डाल देंगे सेलेक्ट, टेबल का नाम आपने यहाँ पे डाल दिया एम्प्लॉय। उसके बाद में ये बोल रहा है कि हर एक डिपार्टमेंट वाइज आपको डिफरेंस निकालना है, इसलिए फ्रॉम एम्प्लॉय लगाने के बाद में आप पहले तो वेयर डालेंगे, सॉरी ग्रुप बाई डालेंगे। तो मैंने लिया ग्रुप बाई करो, किसके आधार पे, डिपार्टमेंट के आधार पे। और बोलता है कि जिसकी मैक्सिमम सैलरी 5,000 से ज्यादा होगी तो फर्दर जो डिफरेंस आएगा तो हम यहाँ पे डाल देंगे हैविंग एंड इसके बाद डाल देंगे मैक्सिमम, देन सैलरी
ये पूरा होगा, मैं इसे पूरा लिख देता हूं SALARI, देन ग्रेटर देन व्हाट योर 5000। तो जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे आप देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहां पर चूंकि कोई डेटा नहीं है इसलिए आप सिर्फ क्वेरी ही लिखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाउ हियर इट इज सेइंग व्हाट वेयर द लिमिटेशन faced in file system which were the reason of evolution of database management system। well, हम जानते हैं कि DBMS के पहले लोग फाइल सिस्टम को यूज करते थे डेटा स्टोर करने के लिए। फाइल सिस्टम इन द सेंस वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लैट फाइल सिस्टम। प्रॉब्लम यह थी कि फ्लैट फाइल सिस्टम में एक ही टेबल में अलग अलग टाइप्स के रिकॉर्ड को मैनेज किया जाता था। अलग अलग टाइप्स के रिकॉर्ड को मैनेज करने से क्या होता था कि जो कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता था। तो डेटा कॉम्प्लेक्सिटी जो थी वो बहुत एक मेजर प्रॉब्लम थी। द सेकेंड मेजर प्रॉब्लम वाज डेटा रिपीटेशन या रिडंडेंसी की, मतलब सेम टाइप ऑफ डेटा जो होता था वो बार बार उसी टेबल में अननेसेसरली प्रयोग में आता था। इसके बाद में डेटा इनकंसिस्टेंसी थी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब ये कि कोई एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड था, जैसे 1 कस्टमर नंबर A और उसका एड्रेस है X, उसी टेबल में कई दफा उसका डाटा स्टोर हुआ X के साथ में। 2-4 महीने के बाद में आपने उसी 1 नंबर A कस्टमर का जो नाम है उसे चेंज करके Y कर दिया। तो इन फ्यूचर अगर आप डेटा सर्च करते तो एक ही रिकॉर्ड के 2 डिफरेंट एड्रेस दिखाई दे रहे थे, विच इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी। क्योंकि अगर ये चेंज हुआ Y में तो ऑटोमेटिकली बाकी जितने थे वो भी Y में चेंज हो जाने चाहिए थे। So this was your data inconsistency। डेटा आइसोलेशन का मतलब ये था कि हमने टेबल तो अलग अलग कर दिए डेटा डुप्लीकेसी और इनकंसिस्टेंसी को हटाने के लिए फाइल सिस्टम में, बट वो चूंकि आपस में रिलेटेड नहीं थे इसलिए आइसोलेटेड थे, और आइसोलेटेड थे तो ऑब्वियसली ये इनकंसिस्टेंसी वहां पे फिर भी बरकरार थी। और इसी तरह से डेटा का डिपेंडेंस, क्योंकि जो डेटा स्टोर किए जाते थे यहाँ पे जिस फ्लैट फाइल सिस्टम के फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट को यदि दूसरे में चेंज कर दिया जाता था तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता था या होता था। सो दीज वेयर द लिमिटेशंस ऑफ द फाइल सिस्टम, जिसकी वजह से DBMS का उत्थान हुआ या DBMS हैज इवॉल्व्ड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप अपने जहन में जरूर रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाउ इट इज आस्किंग अबाउट डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग्स। पहला है ऑल्टर एंड अपडेट कमांड, then delete and drop between and I, then where and having, then equi and match to join। चलिए एक एक करके उनके डिफरेंसेस को देखते हैं। The first is saying alter and update। We all know that कि alter कमांड टेबल के डेटा स्ट्रक्चर को या उसके स्कीमा को मॉडिफाई करता है, और ये एक DDL या डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड। अपडेट कमांड जो होता है ये बेसिकली किसी भी एग्जिस्टिंग डेटाबेस के डेटा को मॉडिफाई करता है, अपडेट करता है, ना कि उसके स्ट्रक्चर को, और ये एक डेटा मैनिपुलेशन है। जैसे मैं अपडेट का एग्जांपल आपको देता हूँ। आपने लिखा अपडेट, मैंने एक टेबल लिया आइटम, मैंने बोला सेट कर दो इसके जितने भी रेट हैं उसका जो एग्जिस्टिंग रेट है उसको 100 से आप बढ़ा दो। जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो जितने भी रेट होंगे आइटम टेबल में, जितने भी प्रोडक्ट्स के जो रेट वो 100 रुपए से बढ़ जाए। और यहाँ पर ऑल्टर टेबल का मतलब ये है जैसे इसी टेबल को आपको मॉडिफाई कर, तो ऑल्टर से टेबल आइटम, इसके बाद में जैसे रेट को ही हमें मॉडिफाई करना है तो हमने बोला भाई रेट ले लो। अब सपोज इसका पहले जो डेटा टाइप था वो इंटीजर था और हमने अब उसका जो डेटा टाइप है वो फ्लोट कर दिया, सेमीकोलन डाल दिया, तो ये क्या हो रहा है, इसके स्ट्रक्चर को एक्चुअली चेंज कर रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट द डिफरेंस। अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोलता है कि भाई डिलीट और ड्रॉप में क्या, तो डिलीट जो है डेटा, इट्स नॉट डेटा DDL, इट इज एक्चुअली DML, और ड्रॉप जो होता है इट इज एक्चुअली DDL। सो डिलीट इज ए डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड एंड ड्रॉप जो होता है दैट इज बेसिकली योर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड। डिलीट जो होता है वो किसी टेबल के सिर्फ डेटा को डिलीट करता है, ना कि उसके स्ट्रक्चर को, और जो ड्रॉप होता है वो स्ट्रक्चर और डेटा दोनों को डिलीट करता है। और उसी तरह से डिलीट कमांड जो होता है ये जब भी इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग लिखते हैं डिलीट, देन उसके बाद में फ्रॉम आपका जो भी टेबल का नाम। लेकिन जब आप ड्रॉप डेटाबेस की बात करते हैं तो जब आप सिर्फ ड्रॉप की बात करते हैं तो दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉप टेबल, जैसे आप टेबल का नाम दे दीजिए तो इसका मतलब ये टेबल को डिलीट करेगा,
पूरे डेटाबेस को अगर डिलीट करना है तब आप लिखते हैं ड्रॉप डेटाबेस, और सपोज मेरे डेटाबेस का नाम संजय है तो मैं संजय लिख दूंगा, तो ये पूरे डेटाबेस को क्या कर देगा, डिलीट। और वेयर क्लॉज जो होता है वो आप डिलीट में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे डिलीट फ्रॉम, जैसे हमने यहाँ पे डाला आइटम और मैंने बोला वेयर जिनकी प्राइस जो है शुड बी प्राइस इससे लेस देन इक्वल टू 10, इन आइटम्स को आप क्या कर दो यहाँ से पूरी तरह से डिलीट। लेकिन ड्रॉप टेबल में या ड्रॉप डेटाबेस में कंडीशन वाली कोई बात नहीं है, इसलिए वहां पे वेयर क्लॉज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दिस इज हाउ वी गेट द आंसर। अगला हमारा जो डिफरेंस की बात कर रहा है दैट इज बिटवीन एंड इन। वेल ये दोनों ही हम वेयर क्लॉज में इस्तेमाल करते हैं, दीज आर ऑपरेटर्स। बिटवीन एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल न्यूमेरिकल वैल्यू को या डेट वाली वैल्यू के रेंज को डिफाइन करने के लिए होता है। जैसे आप देखें यहाँ पे इसका यहाँ एग्जांपल है, आई मीन सिंटेक्स दिया हुआ है सेकंड जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी इसका सिंटेक्स है, इन ऑपरेटर मल्टीपल टेक्स्ट कंपैरिजन। आप चाहें तो यहाँ पे उदाहरण दे सकते हैं, जैसे हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम एंड इसके बाद में हमने बोला वेयर प्राइस जो है बिटवीन 10 एंड 20, तो ये क्या हुआ 10 से 20 रुपए वाले प्राइस के जितने आइटम है उसको डिस्प्ले कर देगा। लेकिन अगर आप लिखते सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम एंड इसके बाद में आप यहाँ पे लिख देते वेयर ब्रांड इन से ए कॉमा बी, तो दो ही ब्रांड ए और बी इनमें से जो मैच होने वाला रिकॉर्ड है उनको दिखा दो, सो ये आपका इन ऑपरेटर होता है। अगले डिफरेंस की ओर बढ़ते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेयर एंड हैविंग क्लॉज। वेल रिमेंबर दैट कि जो वेयर क्लॉज है वो सेलेक्ट अपडेट डिलीट, मतलब जितने भी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के कमांड है सबके साथ इस्तेमाल होता है, हालांकि हैविंग भी नहीं होता है, बट हैविंग को आप सिर्फ सेलेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं, और बेटर तरीके से ये बोल सकते हैं कि ग्रुप बाई के बगैर आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबकि जो वेयर क्लॉज है वो आप ग्रुप बाई के साथ करें, उसके पहले करें या उसके बाद करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हैविंग जो है वो ग्रुप बाई होना ही चाहिए। वेयर क्लॉज जो है उसमें कभी भी एग्रीगेट फंक्शन नहीं होते, जैसे एग्रीगेट फंक्शन का मतलब हम बात कर रहे हैं सम फंक्शन की, एवरेज फंक्शन की, मिनिमम फंक्शन इत्यादि की, वो कभी भी वेयर क्लॉज में इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन जो हैविंग क्लॉज है उसमें जो एग्रीगेट फंक्शन है वो ऑफकोर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। हैविंग क्लॉज में एग्रीगेट फंक्शन के बगैर कंडीशन ही नहीं बनती, इसलिए ये जितने भी सम एवरेज में है ये हमेशा हैविंग में आए। और हैविंग जो होता है वो ग्रुप बाई के बाद अप्लाई किया जाता है, ग्रुप बाई से प्राप्त होने वाले डेटा को फर्दर फिल्टर करने के लिए, इसलिए वेयर क्लॉज को प्री फिल्टर के नाम से जाना जाता है और हैविंग को जो है पोस्ट फिल्टर के नाम से जाना जाता है। और इसी तरह से वेयर क्लॉज जो है ये एक्चुअली जैसे आपने वेयर को लगाया तो ये जितने भी रो आएंगे उन सब के इंडिविजुअल, जितने भी रोज आएंगी उनको इंडिविजुअली क्या करता है, चेक करता है, फिल्टर करने का काम करता है। जबकि हैविंग क्लॉज जो होता है ग्रुप में क्या करता है, रिजल्ट को लेता है और फिल्टर करने का कार्य करता है। सो दीज आर दी डिफरेंसेस। हालांकि इसमें जो आप लास्ट वाला ऑप्शन है इसको आप रिमूव कर दीजिए अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा आपको कंफ्यूजिंग भी लग रहा होगा। जनरली दो ही डिफरेंसेस पूछे जाते हैं तो उस लिहाज से ये 4 हैं, आपको जो भी बेहतर लगता है आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। यहाँ पे ये बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन इक्वी एंड नेचुरल ज्वाइन। हम ज्वाइन का मतलब ये एक प्रकार का ऑपरेशन है जो दो टेबल्स के रिकॉर्ड को जोड़कर एक साथ डिस्प्ले करने का कार्य करता है। अलग अलग प्रकार की ज्वाइंस होती हैं, जैसे इक्वी ज्वाइन है, नेचुरल ज्वाइन है, इनर ज्वाइन होता है, एडवांस में जाए तो लेफ्ट ज्वाइन है, आउटर ज्वाइन भी होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी जो है वो एक प्रकार का ज्वाइन होता है। तो जब इनर और नेचुरल ज्वाइन की बात होती है तो ये सबसे ज्यादा सर्वाधिक कॉमन है। थोड़ी देर पहले जो हम मल्टी टेबल क्वेरी या ज्वाइन का एग्जाम्पल देख रहे थे जहां पर हमने लिखा वेयर, हमने लिखा था एम्प्लॉय का से ई कोड इक्वल टू सपोज ऑर्डर का ई कोड, तो जब आप ऐसे मेंशन करते हैं रिलेशन मतलब ये इक्वी ज्वाइन होती है। और नेचुरल ज्वाइन में जो होता है वहां पर हम सिर्फ कॉलम नेम का इस्तेमाल, और जो दूसरा डिफरेंस होता है दैट इज बेसिकली कि जो जब आप इक्वी ज्वाइन करते हैं तो वहां पर डुप्लीकेट कॉलम्स जो होते हैं दैट कैन आल्सो बी शोन, और नेचुरल ज्वाइन में कभी भी डुप्लीकेट कॉलम्स जो होते हैं वो इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाउ हियर इट इज आस्किंग दैट व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, हाउ इट इज रिलेटेड टू ज्वाइन। तो जैसे मैंने अभी पहले भी बताया प्रीवियस क्वेश्चंस में भी जब हम वर्क कर रहे थे, जब हमने मल्टी टेबल क्वेरी भी बात की थी,
जब आप मल्टीपल टेबल्स की बेसिस पे रोज को कंबाइन करते हैं। बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट इज व्हाट इट इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रिकॉर्ड्स और डिफरेंट रिकॉर्ड्स फ्रॉम टू टेबल्स। नाउ जब आप दो टेबल से डेटा को एक्सेस करते हैं और वहां पे कोई भी कंडीशन आप अप्लाई नहीं करते हैं, चाहे वो दो कॉलम के बीच आपने कोई ज्वाइन लिखा है या नहीं लिखा है, या इसके अलावा यदि आप पर्टिकुलर कॉलम दोनों में कॉमन है या नहीं है, तो विदाउट एनी कंडीशन जब किसी भी तरह के दो इंडिपेंडेंट टेबल्स को आप कंबाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो उसकी बेसिस पे जो रिजल्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट योर कार्टेशियन प्रोडक्ट, एंड इसे हम एक्चुअली एक्स से डिनोट करते हैं। मैं इसे एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, जिसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, देयर आर टू टेबल्स ऑथर एंड बुक। अब यदि आप इन दोनों टेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं, मतलब ये सपोज दोनों इंडिपेंडेंट टेबल है और इनके बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का रिलेशन आपने स्टैब्लिश नहीं किया है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जब आप से फॉर एग्जांपल लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑथर एंड बुक, सो व्हाट विल हैपन कि ये इस ऑथर टेबल के सारे कॉलम्स को लेगा, लाइक ऑथर नंबर, नेम, सिटी, पिन एंड मोबाइल, एंड बुक के भी सारे कॉलम्स को लेगा, दैट इज बुक आईडी, बुक नेम, ऑथर नंबर, क्वांटिटी एंड प्राइस। सो टोटल यहां पर जो अगर इसकी डिग्री की आप बात करें, मैं इन शॉर्ट आपको बता रहा हूं, डिग्री का मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये हो जाएंगे आपके 10। और अगर आप इसके कार्डिनैलिटी की बात करें, मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज की आप बात करें, सो इट विल बी मल्टीप्लाइड टुगेदर, मतलब ऑथर टेबल के 4 रोज और बुक टेबल के 3 रोज, सो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा दिस विल बी 12। अर्थात जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जनरेट करेगा और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल 10 कॉलम्स होंगे और उसमें जो टोटल नंबर ऑफ रोज जनरेट होंगी दैट विल बी 12। इट मींस दैट कि जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं या जब आप दो डिफरेंट टेबल्स को कंबाइन करते हैं इंडिपेंडेंटली, जहां पर कोई कंडीशन नहीं होती है, तो जो डिग्री होती है दैट इज एक्चुअली द सम ऑफ द डिग्रीज ऑफ बोथ द रिलेशन अंडर कंसिडरेशन। एंड जब हम कार्डिनैलिटी की बात करते हैं, सो इट इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ द कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशन ऑन विच कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अप्लाइड। सो दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड। एंड कहीं ना कहीं एज आई सेड कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम मल्टीपल रोज को कंबाइन करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट योर ज्वाइन। सो दिस इज समथिंग अबाउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप इस पूरे आंसर को रीड कर सकते हैं स्क्रीन पॉज करके। मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। Now here it is asking that an attribute A of data type varchar20 has the value Keshav and the attribute B of data type char20 has value Meenakshi. How many characters are occupied in attribute A and attribute B? Well, we all know that varchar is what, जैसा भी initially कुछ देर पहले एक क्वेश्चन में हमने char और varchar के डिफरेंस को अंडरस्टैंड किया था। There we saw that कि जो varchar डेटा टाइप होता है, it is variable length डेटा टाइप, मतलब जब आप इसमें केशव को स्टोर करेंगे, इसकी 20 का मतलब यह है कि इसकी मैक्सिमम जो लेंथ है 20 कैरेक्टर्स को होल्ड करने की है, भले कैरेक्टर इससे कम भी हो सकते हैं। सो चूंकि इसमें केशव हमने डाला, सो दिस इज ऑफ 6 लेंथ कैरेक्टर, तो पहला तो ये जो आउटपुट आपको प्रोड्यूस करेगा या मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, दिस विल बी 6 कैरेक्टर फॉर varchar। कैर 20 का मतलब होता है कि मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स होंगे और हर टाइम वो फिक्स ही होगा कि जब भी आप बी में कोई डेटा इंसर्ट करोगे तो वो 20 कैरेक्टर का ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी में, भले आप जो कैरेक्टर डालें, स्ट्रिंग डालें, वो 20 या उससे कम लेंथ का क्यों ना हो। तो अगर आप मीनाक्षी डालेंगे तो इसकी जो लेंथ है दैट इज योर 9 कैरेक्टर, तो सिस्टम क्या करता है, रिमेनिंग 11 कैरेक्टर एज ए स्पेस अपनी ओर से ऐड करता है इस मीनाक्षी में इन फ्रंट ऑफ इट, और टोटल 20 बाइट्स का स्पेस ऑक्यूपाई करता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि varchar का केशव 6 स्पेस लेगा और मीनाक्षी हो या किसी भी लेंथ का आप डेटा डाले, अगर इसका जो लेंथ आपने यहाँ पे डिफाइन किया कैर का, वो ही हमेशा ऑक्यूपाइड होगा। सो द आंसर इज 620। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाउ हियर इट इज सेइंग दैट कंसीडर द टेबल बुक एंड रीड द कॉमन कमांड केयरफुली, सेलेक्ट काउंट, ब्रैकेट में आपने काउंट को पास किया फ्रॉम बुक, एंड इट इज सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम द बुक। क्वेश्चन आई थिंक जो कि ज्यादातर पूछा भी जाता है, इसका मतलब ये है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस काउंट एंड काउंट स्टार। वेल, अगर आप पहली क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, सो डेफिनेटली ये क्या करेगा कि जो क्वांटिटी हमने इसके अंदर मेंशन किया है, सिर्फ उस कॉलम को सेलेक्ट करेगा
और उसके बाद इसमें अवेलेबल जो रोज हैं या वैल्यूज हैं उनको काउंट करने की कोशिश करेगा। नाउ द थिंग इज दैट कि जब आप काउंट की बात करते हैं तो ये ड्यूरिंग काउंटिंग जो नल वैल्यूज होती है उनको इग्नोर करता है, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता है। सो बेस्ड ऑन दिस फैक्ट ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा आपको 3 रोज। एंड जब आप काउंट स्टार करते हैं तो ये क्या करता है, सारे ही कॉलम्स को दीज कॉलम्स को वो एक साथ सेलेक्ट करता है और उसके बाद विदाउट एनी कंडीशन जितनी भी टोटल रोज होती है उन्हें काउंट करता है और आपको रिटर्न कर देता है। सो इसका मतलब काउंट स्टार करेंगे तो ये 4 रोज को रिटर्न करेगा। बेस्ड ऑन दिस फैक्ट यू कैन से बोथ 1 and 2 विल गिव सेम आउटपुट। दिस इज रॉन्ग। The output is of 1 is 3 and the output of 2 is 4. So this is the correct option. Remaining भी आप देखें कि दोनों में सेम आउटपुट आ रहा है, गलत है। और ऑप्शन 1 4 देगा, सेकेंड वाला 3 देगा, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। जस्टिफिकेशन की जहां तक बात है तो मैं इसे यहां पर लिख देता हूं। सो दिस इज हाउ वी कैन गिव जस्टिफिकेशन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट डिफाइन फॉलोइंग RDBMS टर्म्स। वेल एट्रीब्यूट इज व्हाट बेसिकली सी RDBMS का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहां पर ये रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड है। सो मैं इसे रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड कर देता हूं जिसमें जितने भी टर्म्स होते हैं, जितने भी टेबल से रिलेटेड टर्म्स होते हैं वो अलग से पुकारे जाते हैं, उनको अलग प्रोनाउंसिएशन है। तो एट्रीब्यूट इज बेसिकली इट रिप्रेजेंट कॉलम्स। टपल्स की अगर आप बात करें तो इट रिप्रेजेंट रोज और यू कैन से व्हाट रिकॉर्ड्स। एंड डोमेन की अगर आप बात करें तो किसी कॉलम में जो स्टोर की जाने वाली वैल्यूज होती है तो यू कैन से वैल्यूज ऑफ कॉलम। इसे हम, और बेटर ये होगा कि ग्रुप ऑफ वैल्यूज आप इसे लिखें, या फिर यू कैन से कि डेटा टाइप जो कॉलम में आप मेंशन करते हैं वो एक्चुअली कहीं ना कहीं इसके डोमेन की बात करता है। से फॉर एग्जांपल आपने आइटम नेम लिया और आपने इसका डेटा टाइप दे दिया वेयर कैर, मतलब आपने इंश्योर कर दिया कि इसमें हमेशा अल्फा न्यूमेरिक डेटा ही जाएगा और उसकी मैक्सिमम लेंथ 20 होगी। तो इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज आप डालेंगे वो सारी ही वैल्यूज का कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। जबकि जो कॉलम का नाम होता है दैट इज एक्चुअली नोन एज व्हाट योर एट्रीब्यूट। नाउ रिलेशन इज ऑल अबाउट टेबल, इट रिप्रेजेंट अ टेबल। So this is how we all can define these RDBMS terms. So it's quite easy. So बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Why foreign keys are allowed to have null values? So it has been already discussed with all of you जब हम पहले क्वेश्चन को हमने देखा था। Sorry for this repetition. बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन में। Here it is again, I think quite important from the aspect of your examinations and also for the understanding कि what is the significance of join? लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंस कैन यू क्रिएट इन MySQL। अभी हम जब कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे थे तो हमने देखा कि जब आप एक से ज्यादा टेबल्स को कंबाइन करके मल्टीपल रोज को एक्सट्रैक्ट करते हैं दैट इज बेसिकली व्हाट योर ज्वाइन। सो कहीं ना कहीं ज्वाइन एक ऑपरेशन होता है जो अलग अलग टेबल, एक या एक से ज्यादा, उनके जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको कंबाइन करता है, भले वो किसी कंडीशन पे बेस्ड हो या ना हो। तो मोस्टली तो कंडीशन पे वो बेस्ड होते हैं, जैसे वो किसी एक पर्टिकुलर कॉमन फील्ड के आधार पे एक्सेस किए जाते हैं। दैट इज व्हाट यूर एक्चुअली ज्वाइन। दूसरे तरीके से हमने ये भी लिखा है कि ज्वाइन जो होता है ये एक प्रकार की क्वेरी है जो हम एक से ज्यादा टेबल से डेटा या कॉमन डेटा को रिट्रीव करने के लिए लिखते हैं। और जब आप कॉमन डेटा को रिट्रीव करने की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी दी हुई कंडीशन पे बेस्ड होती है। जैसे मैं प्रीवियस एग्जांपल की बात करूं तो जब मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया तो वी जस्ट रोट लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑथर कॉमा बुक। तो ये क्या हुआ, हमने 2 टेबल ली, विदाउट एनी कंडीशन हमने डेटा एक्सेस किया तो इसने कार्टेशियन प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिया। मतलब जितनी भी रोज थी विदाउट एनी कंडीशन रैंडमली सबको आपस में कंबाइन करके आपको आंसर प्रोवाइड कर दिया। सो दिस इज वन एग्जाम्पल। और दूसरा जब हम कंडीशन की बात करते हैं तो उसका भी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन का एग्जाम्पल में उठा के आपको समझा देता हूं। हियर यू कैन अंडरस्टैंड ये एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ दिस डी कोड। कनेक्टेड इन द सेंस रिलेटेड है। आप देखिए इस क्वेरी को, यहां पर हमने बोला कि आप मैक्सिमम डेट ऑफ बर्थ और डिपार्टमेंट को एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल से एक्सेस करो, और हमने इसके बाद में मेंशन किया कि डिपार्टमेंट का डी कोड इक्वल टू एम्प्लॉय का डी कोड। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली आपने यहाँ पे इक्वी ज्वाइन को मेंशन किया, इन दोनों टेबल के बीच का रिलेशन मेंशन किया कि भाई मेरा एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, रिलेटेड है विद द हेल्प ऑफ दिस कॉमन फील्ड डी कोड। सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट योर ज्वाइन। सो
यही चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। जब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंस की बात करते हैं तो योर कार्टेशियन प्रोडक्ट, इक्वी ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, इनर ज्वाइन, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंस। थोड़ा सा एडवांस लेवल पे बात करूं तो देयर इज लेफ्ट ज्वाइन, देयर इज राइट ज्वाइन, तो आप इन्हें भी कंसीडर कर सकते हैं। तो दीज आर दी ऑप्शंस, बट वुड बी बेटर कि आपको मोस्टली वो दो डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वाइंस के बारे में बात करता है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। Here it is saying that consider this table stock and write SQL query to display name of those items which have not been assigned any brand। अर्थात ये टेबल स्टॉक है। अब इसके लिए हमको एक क्वेरी लिखनी है जहां पर हमें सिर्फ उन आइटम्स के नेम डिस्प्ले करने हैं जिनको कोई भी ब्रांड नहीं है, मतलब जिनकी ब्रांड वैल्यू नल है, उससे रिलेटेड आइटम के नाम डिस्प्ले करने हैं। सो वी विल राइट सेलेक्ट the name is what item name from my table name, that is your item, but condition should be where the brand is what null। तो brand is null मतलब कंडीशन में जब आप null को कंपेयर करना चाहते हैं तो we write in this way always, is null का हम इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे so this will produce result like, so that's the answer of this question। एक बात ध्यान रखें कि अगर ये नॉट नल होता या उसके साथ नॉट नल के कंपेयर करते कि नल नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आप सिंपली लिख देते हैं इज नॉट नल। तो आइदर इज नल या इज नॉट नल का प्रयोग करते हुए वेयर में नल का कंपैरिजन कर सकते हैं किसी फील्ड के साथ। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इट इज आस्किंग दैट इन अ डेटाबेस देयर आर टू टेबल्स, आइटम एंड ब्रांड, राइट एसक्यूएल क्वेरीज फॉर द बोथ फॉलोइंग्स। नाउ सबसे पहली बात तो ये आइटम और ब्रांड टेबल की अगर आप बात करें तो ये दोनों कहीं ना कहीं बेस्ड ऑन दिस आइटम कोड रिलेटेड है। अब ये बोल रहा है, अब रिलेशन जो हुआ है तो ऑब्वियसली ये जो आइटम कोड इस आइटम टेबल में आप देख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली योर प्राइमरी की एंड इन ब्रांड दिस इज व्हाट योर फॉरेन की। नाउ द क्वेश्चन इज डिस्प्ले आइटम कोड, आइटम नेम एंड कोरेस्पॉन्डिंग ब्रांड नेम। इसका मतलब ये हुआ आइटम कोड और आइटम नेम लो, और ये जो ब्रांड नेम यहाँ पर है दूसरे टेबल ब्रांड में, इनको एक्सेस करना है जिनकी प्राइस जो है 50 से 100। सो इट मीन्स इट इज एग्जाम्पल ऑफ ज्वाइन। सो आप लिखेंगे सेलेक्ट, मैंने बोला कि आप आइटम कोड को सेलेक्ट करिए, आइटम के नाम को सेलेक्ट करिए, साथ ही साथ ब्रांड को सेलेक्ट करिए। जब आप फ्रॉम लगाएंगे तो आप लिख देंगे आइटम। इस बार मैं क्या करता हूं, मोस्टली जो हम करते हैं कि हम टेबल का आलियास नेम भी इसके साथ दे देते हैं, देन ब्रांड के बी कर देते हैं, एंड इसके बाद जब आप कंडीशन मेंशन करेंगे, पहले तो आप ज्वाइन को मेंशन करेंगे दैट आई डॉट आई कोड इक्वल टू बी डॉट आई कोड। तो ये तो मेरा ज्वाइन हो गया, एक भी मेंशन कि ये कॉमन फील्ड है जिसकी बेसिस पे ये कनेक्टेड है। अब आप इसकी बेसिस पे कॉमन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करिए, एंड चूंकि ये बोलता है कि आपका जो प्राइस है इट शुड बी बिटवीन 50 एंड 100, सो यू कैन राइट प्राइस between 50 and what your 100। so this is how we can write query for this first question। now the second is saying that display item code, price and brand name of the items, which items name second letter is either A or E। so again यहां पर क्या हो रहा है कि where ये क्वेरी तो हमारी सेम है, बस यहां पर जो क्राइटेरिया है ये पहले क्वेश्चन के लिए हो गया, आप इसे हटा के यहां पे लिख देंगे एंड आई नेम लाइक, एंड देन सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर जाके वी विल टेक फर्स्ट लेटर कुछ भी हो सकता है तो अंडरस्कोर, देन वी विल टेक दिस ए, देन दिस परसेंटेज, एंड इट इज सेइंग कि ए भी हो सकता है और भी हो सकता है। सो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा और आइटम नेम लाइक यू कैन से अंडरस्कोर ओ परसेंटेज एंड दिस सेमीकोलन। सो जब आप इस कंडीशन को अटैच कर देंगे इस क्वेरी में, सेम क्वेरी में, तो आपको इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाउ हियर इट इज सेइंग दैट लिस्ट एनी 3 एग्रीगेट फंक्शन। वी ऑल नो दैट देयर आर 5 एग्रीगेट फंक्शंस लाइक सम, एवरेज, देन मैक्स इज देयर, देन min फंक्शन इज देयर, एंड सिमिलरली वी हैव काउंट फंक्शन। इनमें से जो भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग या कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज DDL एंड DML। वेल अपडेट इज व्हाट वी ऑल नो दैट ये डेटा को अपडेट करता है, इसलिए इट इज योर DML। सेलेक्ट इज अगेन डेटा एक्सट्रैक्ट करता है, इसलिए DML।
अगर आप ऑल्टर की बात करें तो ये डेटा के स्ट्रक्चर को या उसमें जो अवेलेबल कॉलम्स हैं उसके डिजाइन को मॉडिफाई कर सकता है, नया कॉलम ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है स्ट्रक्चर को, किसी पर्टिकुलर कॉलम को, इसलिए इट इज व्हाट योर DDL। ड्रॉप अगेन पूरे को डिलीट करता है, इसलिए इट इज अगेन DDL। इंसर्ट डेटा इंसर्ट करने के लिए दैट इज DML। डिलीट इज अगेन DML बिकॉज रिकॉर्ड डिलीट करता है। एंड क्रिएट इज अगेन, चूंकि टेबल या डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं इसलिए इट इज अगेन DDL। So this is how we can understand. It's very common question and we all very well know this DML and DDL, so मैं इस पे ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूँ। So overall ये थे मेरे आज के इस सेशन के questions जो मैंने अपनी ओर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के अलावा या इन क्वेश्चन का जो पैटर्न है इससे बाहर आपको टर्म 2 में या जो आपके कमिंग एग्जाम्स में कहीं पे भी नहीं आने वाला है। सो आई होप नाउ कि ये जितने भी क्वेश्चंस अभी हमने डिस्कस किए डेफिनेटली आपके अंडरस्टैंडिंग को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, प्लस आपके एग्जाम में भी आपको हेल्प करेगा ऑब्वियसली क्रैक करने में 35 मार्क्स आउट ऑफ 35। चलिए इसी उम्मीद के साथ आज के इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नए सेशन में, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। Till then, keep practicing, keep learning, and do keep watching my channel. And please don't forget to like, share, and subscribe my channel as well. Thank you for watching this video.